हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में देखिए हम करेंगे एसएससी सीजीएल का जो 18 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की 2024-25 में जो होने वाले हैं, या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखिए भाई, इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हम जीके जीएस करेंगे, देखिए हम क्वेश्चंस के थ्रू अपना जीके का रिवीजन करेंगे, बेसिक टू एडवांस रहेगी, आपको सारी चीज़ें क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी और हम सारी चीज़ें यहीं याद करेंगे, घर जाके कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास को 1 से 2 बार देख लें बिल्कुल। और सारी चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं एग्ज़ाम्स में, आप शिफ्ट वाइज जब आप देखेंगे ना, जो ये इतने सारे मैंने जो लेक्चर्स डाले हैं सीजीएल के, आप देखेंगे जब सारी सीरीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि एसएससी जो एजेंसी सेट कर रही है ना पेपर, वो कितना रिपीटिशन करती है क्वेश्चन का। उसके पास नए क्वेश्चन है ही नहीं, इधर से उधर घुमा फिरा के जो सीपीओ में पूछ लिया उसे सीजीएल में पूछ लेगा, जो सीएचएसएल में पूछा उसे सीजीएल में पूछ लेगा, जो एमटीएस में पूछा उसे भी सीजीएल में पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गेन करेंगे और जीएस का स्कोर जो आपका होगा वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उतना आपको पैटर्न समझ आएगा, एजेंसी का जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट समझ आएगा, और आपको क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट करना आएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी। तो कब स्टार्ट किया गया था ये, कौन से 5 ईयर प्लान में जो ड्रॉट प्रोन एरिया आया था। तो देखो हिंदी में देख लेते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो किस 5 ईयर प्लान के दौरान ये स्टार्ट किया गया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको बताना है कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था ये। तो ये हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखो हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। देखो जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे वो डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुए थे, जो प्लानिंग बेसिस पर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, तो तब स्टार्ट किए थे। और देखिए इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग और जो रेगुलेटिंग एजेंसी है वो कौन सी थी, तो प्लानिंग कमीशन थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, प्लानिंग कमीशन तो ये बना था 1950 में। ये इसके थ्रू ये डेवलपमेंट ये जो है, जो प्लानिंग कमीशन है, ये इम्प्लीमेंटिंग और रेगुलेटिंग एजेंसी थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स की। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था, 1951 से और 56 तक। सेकंड जो था वो कब आया था, तो ये किस पे बेस्ड था, जो 1951-56 में फर्स्ट वाला था हॉरोड डोमोर मॉडल पर, और इसमें हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। और इसमें देखिए एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, पहले वाले प्लान में। और इसमें देखिए जो भाखड़ा नागल डैम है उस पर काफ़ी खर्चा हुआ था, भाखड़ा नागल डैम, और 5 आईआईटीज एस्टेब्लिश करी थी इसमें। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो आईआईटीज हैं वो एस्टेब्लिश करी थी। अब सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो आया था 1956 से लेके और 61 तक। तो इसमें क्या हुआ था, ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था। अब थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था, अब देखिए हम इन सब प्लान्स के बारे में और देख लेते हैं। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कब आया था, 1961 से और 66। तो इसका जो फोकस था, देखो एग्रीकल्चर पे और इम्प्रूवमेंट इन दी प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के जो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना था, एग्रीकल्चर पे इसका फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान का। आपको डेट याद रखनी है कब से कब तक आया था ये।
और इसमें देखिए जो 5 ईयर प्लान्स है, इसमें एक तो ये पूछता है कि किस मॉडल पर बेस्ड था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, तो होरोडोमॉल मॉडल पर बेस्ड है। और ये दूसरा वाला है जो पीसी महालनोबिस पे बेस्ड है। और जो थर्ड वाला है इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट के प्रोडक्शन पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और यहाँ पे देखिए पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, इंट्रोडक्शन हुआ था इस प्लान में ही पंचायत इलेक्शन का। 1960 में पहली बार इलेक्शन हुए थे राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में पहली बार इलेक्शन हुए थे 1960 में। 3 टायर सिस्टम था ये वाला, 3 टायर, ठीक है। द टारगेट ग्रोथ रेट था, और उस टाइम पे जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था उसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट था 5.6%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में ही। और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो ओनली 2.4%, जो एक्चुअल हुआ था ग्रोथ रेट वो 2.4% था। और जो टारगेट रखा गया था वो 5.6% था। अब देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, इसके बाद देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान में और इसमें देखो गैप है ना, तो ये गैप किस लिए है, 67 और 68। तो यहाँ पे ये गैप हुआ था, हॉलीडे था, प्लान हॉलीडे बोलते हैं इसे। क्यों था, क्योंकि देखो सीनो चाइना वार चल रहा था इस टाइम पे, सीनो चाइना वार, ठीक है। और इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर चल रहा था। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, इस वजह से ये प्लान जो है थोड़ा फेल हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान है जो। तो इसमें गैप था, फिर प्लान जो प्लान हॉलीडे था 2 साल का 67 68 में। तो फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ 69 से 1969 से 74 तक, 74 तक। तो 1969 से 74 तक। और इसमें क्या गया गया था, देखो इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। तो इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और ये किस पे बेस्ड था, तो ये गडगिल मॉडल पर बेस्ड था। गडगिल जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड था, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और इस वाले जो प्लान में फोर्थ 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 मेजर इंडियन बैंक्स। और इस टाइम पे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, 1960 65 और 68 69 के बीच में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे काफ़ी फोकस किया गया था। और देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड था गडगिल मॉडल पर, और इसमें नेशनलाइजेशन किया गया था 14 बैंक का। और टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था, 5.6%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, 3.3%। तो ये चीज़ें जो मेन पॉइंट है वही आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देखिए ये आया था 1974 से और 78 तक, 4 साल तक चला था ये। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम। और देखिए ये वाला जो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, तो इस वाले प्लान में क्या था कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया था और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए काम किया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान में दिया था, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। सिक्स 5 ईयर प्लान में कब से कब तक था, तो ये 1980 1900। देखो इसके बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे रोलिंग प्लान आ गए थे 2 साल के लिए। रोलिंग प्लान क्यों आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो लेके आई थी रोलिंग प्लान। तो 78 79 और 80, तो 2 साल के लिए चले थे जो रोलिंग प्लान है, 1 साल वाला वो। तो जो सिक्स ये जो सिक्स 5 ईयर प्लान है 1980 से 1985 तक। तो इसमें क्या हुआ था, देखो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी इसी टाइम में। नाबार्ड, ये पूछ सकता है आपसे, नाबार्ड। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे की गई थी, तो शिवारमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर ये जो नाबार्ड बैंक है एस्टेब्लिश करी गई थी, फाउंड की गई थी, फाउंडेड।
तो स्थापित की गई थी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के आसपास हुई थी, 1982 में ही हुई थी शायद, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना उसे। तो 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा इसमें जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी किसकी रिकमेंडेशन पर, तो शिवरमन कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पर। 7 5 ईयर प्लान आया था 1885 से लेके और 90 तक। तो 1985 है भाई, 1885 नहीं है, गलत टाइप कर रखा है यहाँ पे, बोलता हूँ मैं टाइपिंग वाले को एक बार, ठीक है। तो 7th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, तो 1985 से और 90 के बीच में। तो स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे जोर दिया था, फोकस था इम्प्रूव करना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है उसे, लेवल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना, और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ करना, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ करना, और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना, एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, एम्फेसिस एंटी पॉवर्टी। यहाँ पे एंटी पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए उस पर काफ़ी जोर दिया गया था। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड नीड्स टू मेक इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो 7th 5 ईयर प्लान में ये हुआ था। वैसे मोस्टली जो पहले 5 5 ईयर प्लान है उनसे ही मोस्टली क्वेश्चंस बनता है, तो आप पहले 5 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें। 4th 5th 3rd 2nd और 1st, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही है, ठीक है। उसके सेलेक्टेड एरियाज हैं गरीबी हटाओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, गडगिल फार्मूला और पीसी महालनोबिस, और दूसरा जो है हॉरोड-डोमर मॉडल। तो पहले 5 पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे बनते हैं। और इस सिर्फ जो सीजीएल हुआ है 2024 का, इसमें देखिए उनका फोकस जो एग्जामिनर का है, देखो वो काफ़ी ज़्यादा है इस पर प्लानिंग, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं। तो मोस्टली एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है प्लानिंग इसका 5 ईयर प्लान का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो हम पूरा जो 5 ईयर प्लान है हमने देख लिया है पूरा स्ट्रक्चर उसका। तो अब और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो प्लानिंग कमीशन था, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग और रेगुलेटिंग एजेंसी थी, 1950 में बना था। तो ये इसको ख़त्म कर दिया गया, और तो इसकी जगह रिप्लेस किसने कर दिया इसको, नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया 2015 में, ठीक है। तो इसकी अप्रोच थी टॉप टू बॉटम और इसकी अप्रोच है बॉटम टू टॉप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्यानी इज़ अ लोकल डांस फॉर्म प्राइमरली परफॉर्म्ड इन टू प्लीज़ गॉडेस भद्रकाली। तो पदायनी एक स्थानीय नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए खालिस्तान में किया जाता है। तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहाँ किया जाता है ये, तो ये होता है आपका केरला में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो जो है पदायनी, जो एक डांस है, जो लोकल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है केरला में गॉडेस भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए। तो केरला में देखिए और भी डांस होते हैं, तो केरला का और डांस कौन सा है आप बताओ। एक कथकली होता है, और दूसरा होता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये दोनों क्लासिकल डांस हैं। और आसाम में होता है देखो एक सतरिया डांस, और उड़ीसा में होता है ओडिसी। ये सारे क्लासिकल डांस हैं। और वेस्ट बंगाल में छऊ जो डांस होता है वेस्ट बंगाल में, ये सेमी क्लासिकल डांस है। इसका स्टेटस दिया था कल्चरल मिनिस्ट्री ने। और छऊ डांस वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में होता है। उड़ीसा और झारखंड में भी होता है ये वाला डांस जो छऊ डांस है। ये सारे क्लासिकल डांस बता रहा हूँ मैं आपको। और क्लासिकल डांस का जो स्टेटस देता है वो संगीत नाटक अकादमी देती है, जो बनी थी 1953 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है किसी भी तरह से, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है ये क्वेश्चन और मैं वही बता रहा हूँ जो पूछे हुए हैं, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस हैं,
वो आपको याद रखने हैं। और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और कच्चीपुड़ी है, ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है भैया, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक है कौन सा, कथक, ये भी आपका क्लासिकल डांस है जो कि है यूपी का। अब आगे इनके बारे में और डांस देख लेते हैं जो लोकल डांस हैं। तो उड़ीसा का देखिए और भी है, संबलपुरी और बामसारिनी और दलखाई, ये लोकल डांस है उड़ीसा का, आपको ध्यान रखना है। और क्लासिकल डांस तो मैंने आपको बता ही दिया, उड़ीसी क्लासिकल डांस है। बाकी ये लोकल डांस वहाँ पे फेमस डांस हैं वो होते हैं। और वेस्ट बंगाल में देखिए क्लासिकल डांस है छऊ। इसके अलावा जो वहाँ पे लोकल डांस होते हैं फेमस डांस, गंभीरा, बॉल, बरीता और जत्रा, ये वहाँ पे होते हैं वेस्ट बंगाल में। केरला के कुछ और देखो, ओनम फेस्टिवल यहाँ पे चलता है, केरला में होता है। और जो डांस है फेमस डांस, कुडियट्टम, ओपन्ना और कोलकाली और थिरुवंती रकाली और मरगम काली, ये आपको ध्यान रखने हैं। फेमस डांस पूछ सकता है दूसरे एग्ज़ाम्स में अपकमिंग में। आसाम का मैंने आपको बता दिया, सतरिया डांस। उसके अलावा जो यहाँ पे फेमस डांस होते हैं, और बगुरम्बा, भोरताल नृत्य, बिहू होता है, और एक सतरिया होता है। सतरिया तो क्लासिकल डांस है इसका। तो ये मैंने आपको क्लासिकल डांस के बारे में बता दिया, और जो फेमस डांस है स्टेट्स के वो भी बता दिए हैं। आपको डांस, जब मैं आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्ट एंड क्लियर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी भी क्योंकि रिपीट कर रहा है ना एसएससी, तो उनका फोकस इन्हीं स्टेट्स पे रहता है मोस्टली। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। जब आप देखेंगे ना PYQ सीरीज़ को तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी ये बहुत सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द 4NH3G+5O2 है ये, और इसको बैलेंस करना है 4NO+6H2O। तो इसमें पूछा है भाई जो ऑक्सीडेशन कहाँ किसकी इंक्रीज होगी और किसकी डिक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देखो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स उनके इंक्रीज होंगे नाइट्रोजन के, और जो ऑक्सीजन है उसको के ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन फर्स्ट एंड पहला और डी सही है। तो 4NH3 और 5O2 और इसको बैलेंस करके 4NO+6H2O के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो N ऑक्सीकृत हो जाता है और O कम हो जाता है, O डिक्रीज होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र रिसीव्ड द पद्मा विभूषण 2023। तो महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतकार को पद्म विभूषण 2023 मिला, तो बताना है आपको। तो ये हैं जाकिर हुसैन, इन्हें 2023 का पद्म विभूषण मिला है, और ये रखते हैं संबंध तबला से। ठीक है, तो ये जो रामदास पालसूले हैं ये भी तबला से एसोसिएटेड हैं, और भारत कामत ये भी तबला से एसोसिएटेड हैं, और मिलिंद दाते तो ये हैं फ्लूटिस्ट और जो म्यूजिक कंपोजर हैं और फ्लूटिस्ट हैं, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी फ्लूटिस्ट। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया भी फ्लूटिस्ट हैं। ठीक है, बांसुरी से उनका संबंध है, एसोसिएटेड हैं बांसुरी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, और नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम में उनमें पूछ सकता है क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है। तो जाकिर हुसैन फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको ध्यान रखना है, इनका एसोसिएशन है तबला से, तबला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसमें से आपसे पूछा है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो देखो आपको थोड़ा सा अगर आपने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़े ना तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। छोटा नागपुर रीजन है ना, वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। भोजपुर, मुंगेर और जयपुर अजमेर ये तो मेजर है नहीं। बिलासपुर, कोरबा ये भी मेजर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो जिसमें मेजर दे रखा है, छोटा नागपुर रीजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
तो हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लेते हैं। देखो इंडिया के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने दिए हैं ताकि आप याद रख सकें। तो पहला वाला है, देखो मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल रीजन है, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है कलकत्ता में, हुगली रिवर पर जो के आसपास, तो हुगली रीजन है। बंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, ये मेजर रीजन है। गुजरात इंडस्ट्रियल, गुजरात में देखो ये अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, और उसके अलावा देखो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, ये मेजर है। विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, और गुड़गांव दहली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन, और है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जो आपको याद रखने हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी में भी, मेंस में भी पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल का जो मेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी हुई है। तो ये है नेशनल गेम से जुड़ी हुई है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो जो इस बार का जो इवेंट है वो महाराष्ट्र ने जीता था, जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है। और देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाने जाते थे। 2018 में स्टार्ट हुए थे, 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इसका नाम हो गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के आसपास ही स्टार्ट हुए थे। तो नेशनल गेम्स कब से स्टार्ट हुए थे, तो ये 1940 से स्टार्ट हुए थे। पहला वाला जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रिनाउंड गज़ल सिंगर गिरिजा देवी वाज बोर्न इन। तो प्रसिद्ध गज़ल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो ये आपको स्टेट बताना है। तो इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ ना आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना इसमें कुछ समझा सकते हैं। तो ये आपको याद ही रखना है क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इतना याद रखें कि ये गज़ल से इनका एसोसिएशन है, और दूसरा ये कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अब देखते हैं इस वाले को। अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है बिल्कुल भी। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज़ असाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स हैं उन्हें कौन असाइन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो पंचायत पे होते हैं वो कौन करता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज अ नेशनल स्टेट और रीजनल लेवल। तो ये स्टेटमेंट हमें थोड़ी सही लग रही है, चलो इसे छोड़ देते हैं अभी बाद के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ी ना रजिस्टर्ड होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो होंगी रजिस्टर्ड होंगी। और रजिस्टर्ड किस किस उसमें होंगी, तो ये है देखो 29A है, सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 है, उसके अंडर रजिस्टर्ड होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना भाई रजिस्टर्ड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेटस ऑफ पार्टी इज़ अकॉर्डेड बाय द पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन ही देता है भैया स्टेटस भी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी, ये तो पता ही है आपको भाई, मल्टी पार्टी है इंडिया में, इतनी सारी पार्टी हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज ए नेशनल स्टेट और रीजनल लेवल की जो पार्टियां हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, सेक्शन 29A के अंडर RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, और 3 मेंबर बॉडी है ये। और क्या है इलेक्शन कमीशन, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9।
हाउ वॉज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि कैसे हुई। तो भाई कैसे हुई आपको बतानी है, तो डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हुई, एक जैसी थोड़ी ना वृद्धि हुई थी। तो जो ग्रीन बेल्ट थी यहाँ पे, जो ग्रीन बेल्ट बेल्ट थी ये वाली, देखो कुछ इस तरह से है, मैं वैसे ही मैप बना रहा हूँ फ्री हैंड से, ठीक है। कुछ इस तरह से है, तो जो ग्रीन बेल्ट थी देखो भैया, बिल्कुल फ्री हैंड से बनाया है मैंने मैप, बस आपको समझाने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरियाणा और इधर यूपी में और इधर पंजाब में, तो यहाँ पे ही ग्रीन बेल्ट थी, यहाँ पे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुई थी किस में हुई थी, वीट और राइस में, ठीक है। जो फूड ग्रेन थे उनकी जो सबसे ज़्यादा बूस्ट हुआ था जो प्रोडक्शन में, इनके वीट और राइस में, तो डिस्प्रपोर्शनेट थी एज़ कम्पेयर टू जो प्रोडक्शन हो रहा था अदर पार्ट्स में इंडिया के में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेट। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे पूरी बॉडी होती है ह्यूमन की, अब बॉडी से ज़्यादा किसी का हेड ग्रोथ कर जाए तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पर्टिकुलरली राइस और वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो जो ये हुआ था ये यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, यहीं पे इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो कौन थे, MS स्वामीनाथन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के। और जो वर्ल्ड का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, बॉरलॉग भी है ये, बॉरलॉग। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है SSC वालों, ध्यान रखें क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि जल्दी में इतने होते हो, तो नॉट से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रखा है भाई, हमारे में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो है ही इसका फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और ब्लेंड ऑफ रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है दोनों का, रेजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, ना तो एक तरफ रेजिडिटी है और ना बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल ही है, तो उन दोनों का मिक्सचर है रेजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड ही नहीं करता, तो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, यही इसका आंसर है। नॉट पूछा है डुअल सिटीजनशिप, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और देखियो जो वोटिंग एज थी वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था, तो ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1989 में हुआ था ये, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फीचर्स हैं सिर्फ इसके डुअल सिटीजनशिप को, और सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में है किस आर्टिकल से, 5 से 11 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 5 से और 11 के बीच में दे रखा है सिटीजनशिप पार्ट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया, तो आपको बताना है किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये इसका आंसर है क्या, 4th द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई वो, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका हाथ पैर होता ही नहीं है, कहाँ तक याद करेगा बच्चा, बट आपको रटना ही है क्योंकि रिपीट करता है। तो एग्जामिनर भाई, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बचे नहीं है अब वो इधर उधर से घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप रट लो ऐसे क्वेश्चनों को जो फैक्चुअल हैं, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। अंडर द मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द स्टेट सिक्किम, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग 2023 इन 2023, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न इन सिक्किम।
तो 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत सिक्किम में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है स्टार्ट करी थी सिक्किम गवर्नमेंट ने, तो इसमें किसी भी बच्चे के जन्म पर 100 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेशन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, गवर्नमेंट का मेन एम है पेरेंट्स चाइल्ड और नेचर के बीच, नेचर को इम्प्रूव करना है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है भाई सिक्किम गवर्नमेंट की जो 2023 में आई थी। ठीक है, 100 पौधे लगाने आपको ध्यान रखना है। मैं करंट अफेयर्स की एक देखो जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगा अभी कुछ टाइम में ही, तो आपको करंट अफेयर्स की भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। बट इसका काम है भाई 2-3 साल के करंट अफेयर्स पिछले पूछता है। ये जो है ना एसएससी बच्चों को ना भाई इतनी मेहनत करवा रहा है जीएस में भी एक तो मैथ में, इंग्लिश में, और ऊपर से जीएस का देखो 3-3 साल पीछे के क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब कुछ भी एग्जामिनर पता ना क्या ही कैसे ही पेपर सेट कर रहा है भाई। भाई पिछले 1 साल के पूछ ले, 12 महीने के, पिछले 3 साल के भाई को वो पूछ रहा है, और वो भी बिल्कुल फैक्चुअल, जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस याद ही रखना है। अब बच्चे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए, तो भाई कैसे याद रख सकता है। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने जो बिल्कुल फैक्ट वो जो कंसेप्चुअल है जिसमें कुछ समझने का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन पर हम छोड़ेंगे किसी क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, अगर दोबारा हमें एग्ज़ाम में दिख गया तो उसकी पूरी वो कर देंगे, उसके धागे खोल देंगे क्वेश्चन के, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे उस क्वेश्चन से। ठीक है, ना डरेंगे, और बड़े क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है भाई, तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस हैपन्स इन द किडनी। तो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इन इनसाइड द किडनीज टू हेल्प देम इन डूइंग देयर जॉब। दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर कॉल्ड। तो मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों को का निस्पंदन गुर्दे में होता है। इस काम को करने में उनकी मदद करने के लिए किडनी के अंदर बड़ी संख्या में फिल्ट्रेशन यूनिट मौजूद होती है। इन निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ी सी अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो इनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं, क्या पता अगले एग्जाम में पूछ ले। तो बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है? ये देखिए कप शेप्ड सैक होता है किडनी में जो सराउंड करता है किसको? ग्लोमरुलस को सराउंड करता है, और ये ग्रुप होता है टिनी ब्लड वेसल्स का दैट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड से वेस्ट आता है उसे फिल्टर करता है, और देखिए ये इनिशिएट करता है ब्लड फिल्ट्रेशन को, और जो यूरिन जनरेशन को इनिशिएट करता है। जो यूरिन जनरेट होता है वो इसी के थ्रू होता है, बोमेंस कैप्सूल उसे इनिशिएट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल्स होती हैं दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी, तो पूरी बॉडी में होती हैं ब्लड वेसल्स। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को टू दी सेल्स इन द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम में। बॉडी ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। अब देख लेते हैं एल्वियोली। तो एल्वियोली का क्या काम है? देखो ये एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो लंग्स और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चलता है वो एल्वियोली करता है जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे कैपिलरी पूछ लेगा, और एल्वियोली भी पूछ सकता है, बोमेंस भी पूछ सकता है, या फिर नेफ्रॉन ही पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोज कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट अमीडियो एवोगाड्रो। तो किस संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अमेडियो एवोगाड्रो के नाम पर रखा गया है? तो इसकी वैल्यू पूछ ली है एवोगाड्रो नंबर की, तो यह है इसकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये पावर है भाई 23। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद करेक्टरिस्टिक्स of ancient environment and their relationship with ancient plants and animals?
तो पारिस्थितिक की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है? तो देखिए, एंशियंट की बात हो रही है, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक तो प्री हिस्ट्री, पैलियो का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसमें देखो एक में ही है पैलियो, तो इसको बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है क्या बोलते हैं। तो पैलियो एंशियंट, प्री हिस्ट्री, और लिथिक स्टोन एज होती है पैलियोलिथिक। तो लिथिक स्टोन एज होती है और ये होती है पैलियो प्री हिस्ट्री। तो पैलियो इकोलॉजी, तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर थर्ड है, पैलियो इकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें स्टडी होती है, तो ब्रांच है ये इकोलॉजी की, और ये क्या करती है? देखिए, स्टडी करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एनवायरनमेंट और देयर रिलेशनशिप विद एंशियंट प्लांट और एनिमल्स के साथ। तो इकोलॉजी की आपको डेफिनेशन भी देखो यहाँ से क्लियर हो गई। तो इकोलॉजी क्या है? जो ये स्टडी करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, जो एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, उसकी स्टडी करती है इकोलॉजी। अब देखो डेमो, डेमो मीन्स पीपल, तो डैम इकोलॉजी, तो डैम इकोलॉजी मतलब पीपल्स की स्टडी। तो ऐसे ही माइको, तो ये होती है फंगस, तो लॉजी मीन्स स्टडी। ऐसे ही तोड़ के आप वर्ड को, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी होती है, ठीक है, रूट वर्ड है ये। अब देखते हैं, देखो माइकोलॉजी क्या होती है? तो ये स्टडी होती है फंगी की, और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स मशरूम और यीस्ट। ये फंगी के एग्जाम्पल है, और ये बायोलॉजी की ब्रांच है। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है माइकोलॉजी। जो फंगी की जो जेनेटिक्स होते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और टेक्सोनॉमी होती है। अब इकाइथोलॉजी, तो ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। ये ध्यान रखना है आपको, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड कंजर्वेशन। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और डेमाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज डेमिकोलॉजी। पॉपुलेशन की स्टडी और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनकी स्टडी को ही डेमिकोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोलते हैं। सो डैम इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद कंसर्न ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द नंबर्स, ग्रोथ एंड साइज, जो उन्हें अफेक्ट करता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डैम इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करता है, एंड कंसर्न टू दी उनके बर्थ रेट को, डेथ रेट को और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो काफ़ी सारे और फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके नंबर्स को, ग्रोथ को और साइज़ को। तो ये है डैम इकोलॉजी। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपसे डैम इकोलॉजी पूछ सकता है, इकाइथियोलॉजी पूछ सकता है और माइकोलॉजी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजी की डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का, तो वो इकोलॉजी है, उसकी स्टडी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड साल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन? तो निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया के लैंडलॉक साल्ट लेक हैं? तो एक ही है जो साल्ट लेक कुछ इस तरह से है, देखो इजराइल का ना ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे है वेस्ट बैंक, ठीक है, यहाँ पे है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स, और इधर है गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे है अरल सी। तो अरल सी किससे है? एक तो ये इजराइल से है, और यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन, जॉर्डन, और ऊपर पड़ता है लेबनान, लेबनान, और यहीं पे पड़ता है सीरिया, सीरिया, ठीक है। तो यहीं पे है डेड सी जो कि साल्ट लेक है, लैंडलॉक्ड है पूरा। इधर गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप किससे लग रहा है? तो ये यहाँ पे इजिप्ट से लग रहा है, और इधर मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कैस्पियन सी कहाँ पड़ता है? तो ये देखो, ये पड़ता है बिल्कुल एशिया में। तो यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन्स आते हैं, इधर यूरोप पड़ता है, इधर एशिया पड़ता है,
ठीक है, तो यहाँ पे कैस्पियन सी पड़ता है। कैस्पियन सी से जो कंट्रीज टच कर रही हैं तारीख के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे है अजरबैजान, रसिया, ईरान, और के से कजाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है कैस्पियन सी से। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बैंक, और इधर गोलन हाइट्स। इससे लेबनान ऊपर की तरफ है, जॉर्डन इधर है, इजिप्ट इधर लग रहा है गाजा स्ट्रिप से, और इधर मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये हमारा इंडिया है, तो कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ भाई, ये फ्री हैंड मैप है बिल्कुल भी, इसको वैसे आपको समझाने के लिए है बस ये। ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेनिनसुलर वाला एरिया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये है, यहाँ पे है साबरमती और माही। ठीक है, तो ये है गल्फ ऑफ खंबात, और ये गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, अब इधर जो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, इसके नीचे, इसके यहाँ पे बहती है कौन सी रिवर। तो यहाँ पे बहती है नर्मदा, और उसके नीचे बहती है तापी रिवर। ठीक है, यहाँ साबरमती, माही, और नर्मदा, तापी, तो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और इधर है देखो महानदी, और ये है यहाँ पे गोदावरी, और फिर आती है कृष्णा, पेन्नूरू, पोन्नैयार, और फिर आती है, मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ी ऊपर है। ठीक है, पोन्नैयार, और फिर कावेरी, देन वैगई। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, और ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, मतलब ऐसे है, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। मोस्टली जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा होता है वो ऐसे स्प्रेड होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, स्लोप कम होता है उसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्या है। तो नर्मदा इधर, ये रही नर्मदा यहाँ पे, तो ये विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है नर्मदा। तापी रिवर सतपुरा और अजंता रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, और ये अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माही यहाँ पे गिरती है, गोदावरी इधर है, ये रही गोदावरी। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैपिंग की जब मैं सीरीज लेके आऊँगा ना ज्योग्राफी की, आपको ऐसे चीज़ें रट जाएंगी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हमारी बेस्ट हो जाएगी। और इतनी तो यहाँ पे अभी आपको हो गई है ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग में, अब आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, है ना। और क्रोनोलॉजी भी आपको याद रख सकते हैं। देखो, नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे, तो इधर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उनकी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है महानदी, फिर बहती है कौन सी, गोदावरी, देन कृष्णा, फिर आती है पेन्नूरू, और फिर पोन्नैयार, और फिर आती है कौन सी, आप बताओ। तो यहाँ आती है कावेरी, और फिर उसके बाद आती है वैगई। ठीक है, वेस्टर्न में देखो माही और साबरमती, नर्मदा, तापी। ठीक है, और भी पढ़ती हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो इसका आंसर है गोदावरी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द दरोगा सिस्टम इन 1792 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम अमोंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। तो 1792 में दरोगा प्रणाली भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो जो थाना सिस्टम है, दरोगा सिस्टम है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्टार्ट किया गया था 1792 में। और लॉर्ड जो मिंटो थे, तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड मिंटो मोरले रिफॉर्म आए थे जो
मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। तो कम्युनल जो इलेक्टोरेट्स हैं इन्होंने स्टार्ट करवाए थे, मिंटो ही उसका जनक है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स हुए थे इंडिया में 1909 में। लॉर्ड मायो के टाइम में पहला जो सेंसस हुआ था 1872 में, नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, तो ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे सती एंड हुई थी, सती प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में एफर्ट्स थे राजा राम मोहन राय जी के, तभी ये एंड हुई थी सती। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। चैरियट फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विद सुभद्रा एंड। तो रथ उत्सव सुभद्रा और के साथ भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो देखिए, जो चैरियट जो रथ यात्रा निकलती है वो पूरी उड़ीसा में निकलती है, और उसमें देखिए 3 होते हैं, 3 भगवानों की मूर्ति होती हैं। देखो उसमें है जो जगन्नाथ हैं, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, सुभद्रा उन सिस्टर हैं, और बलभद्रा बड़े भैया हैं। तीनों की जो मूर्तियां हैं वो होती हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था जो वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, किसने बनवाया था? अनंतवर्मन ने बनवाया था, चौड़ा गंगा देवा ने, अनंतवर्मन चौड़ा गंगा देवा ने बनवाया था। और इसमें देखो आइडल्स जो होते हैं वो कलर्स जो होते हैं अलग अलग, जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर जगन्नाथ भगवान को, और बलभद्रा वाइट में और सुभद्रा येलो में। तो आप पहचान कर सकते हैं थोड़ी, अगर आपको नहीं पता है तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये विष्णु भगवान के अवतार हैं लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। तो पूरी उड़ीसा में होती है, ये हर साल होती है जो रथ यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वट करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची के परिवर्तन को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है। तो हमें देखिए इन्वेंट्री में जो चेंज आता है ना फर्म का एक साल में, जो ईयर है उसमें वो बताना है कि चेंज कैसे आता है। तो हमें देखो उसी साल का लेना है, तो हमें इस चीज़ से ही इसका आंसर निकल जाएगा, हमें प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है। जब भी माल सूची हम देखते हैं एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को सही ढंग से, देखिए एक वर्ष के दौरान है ना, एक फर्म की जो माल सूची है उसका परिवर्तन सही ढंग से क्या परिभाषित करता है। तो हमें करंट ईयर का निकालना है, तो हमें प्रीवियस ईयर भी नहीं लेना, दोनों करंट ईयर के ही लेने। तो पहला वाला देखो, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ ये एक ही साल का है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है ना आने वाले का है। तो दूसरा ऑप्शन है वो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन है फर्म का माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, नहीं इससे नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे देखिए सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, माइनस प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो सेल में से प्रोडक्शन थोड़ी ना होगा, तो ये भी नहीं है। 4 देख लेते हैं अब ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नहीं। तो हमें दोनों के करंट लेने हैं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोडक्शन हुआ है उस साल में, माइनस उसी साल में सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो इससे हम माल की जो इन्वेंट्री है, माल सूची है, उसका परिवर्तन जो होता है उससे निकाल सकते हैं कितनी इन्वेंट्री बची है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तो इसका आंसर है प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो उसी साल का, कोई प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, आप ध्यान रखें इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखिए ये क्या है, साई के नाम से जानते हैं इसे, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये सेटअप हुई थी 1984 में टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ 9th जो एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में 1982 में, उसकी लेगेसी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। और किस डिपार्टमेंट के अंडर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर बनाई गई थी। तो साई वॉज सेटअप एज अ सोसाइटी की तरह एस्टेब्लिश किया गया था, रजिस्टर्ड ऑफ द सोसाइटीज़ एक्ट 1860, ये याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। और पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में, जो पहला एडिशन हुआ था इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22।
विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड आहाराज और राष्ट्राज, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को आहारा और राष्ट्र नामक उपखंडों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ था जिले। तो ये सतवाहनाज के टाइम में डिवाइड किया गया था। तो देखो, मौर्यन के बाद ना पोस्ट मौर्यन पीरियड आया था। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ना ये 200 से 200 BC से और 250 CE तक था। इसमें कुछ इंडिजीनियस डायनेस्टी थी और कुछ फॉरेन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो इंडिजीनियस डायनेस्टी में देखो सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी और सतवाहना डायनेस्टी थी, सतवाहना। और इधर इंडो ग्रीक्स थे और कौन थे, और कुषाण साकाज थे, सतवाहनाज थे, नहीं सतवाहनाज नहीं थे, साकाज थे, पार्थियंस थे और कुषाणाज थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉरेन डायनेस्टी थी, इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस और कुषाण। और ये इंडिजीनियस डायनेस्टी थी, सुंगा, कानवा और सतवाहना। तो ये सतवाहनाज के बारे में बात कर रहे हैं, आहाराज और राष्ट्राज जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं साकाज के बारे में। देखो साकाज क्या थे, जो साकाज थे इसके फाउंडर थे मूस, MAUES, और एजिज़वन इसके रूलर थे। तो इसके फाउंडर याद रखने हैं आपको, और जो रूलर थे वो भी। और देखो जो कुषाण डायनेस्टी थी, जो कुषाण वर ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब्स थी, और नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया से, हु वर कनक्योर्ड बैक्टीरियंस सेकंड सेंचुरी BC में। और जो इसके जो फाउंडर थे वो थे कजूला कडप्सिस फाउंडर थे, और इसको कडप्सिस वन के नाम से भी जाना जाता है। और देखो कुषाण डायनेस्टी के कौन थे, जिनके टाइम पे कनिष्का, जिनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और प्रिसाइड किसने किया था, ये वासुमित्रा ने, वासुमित्रा 72 AD के आसपास हुई थी कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इतनी। और अब देखिए जो फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द पार्थियंस, तो पार्थियंस में अर्सेसस I, तो इसके फाउंडर थे पार्थियंस के। तो ये फॉरेन डायनेस्टी थी। आपको इंडिजीनियस और फॉरेन पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑथर्ड बाय तोलकापियार इज़ द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। तो तोलकापियार द्वारा लिखित सबसे पहला तमिल ग्रंथ है। तो तोलकापियार से आप तोलकापियम याद रख सकते हैं, सेम है आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द जो है राइट आंसर है। इतुत हो गई, काफ़ी सारे राइटर्स ने लिखी थी। ठीक है, तो एनोनिमस हैं काफ़ी सारे इनमें से। तो ये 8 अंगों से मिलके बनी है जो युतुत हो गई है। और इसमें देखिए जो संगम लिटरेचर में आते हैं, ये संगम लिटरेचर, डोमिनेंस रूल था इनका 1st CE से और 6th CE तक। और इसमें देखिए जो है यहाँ पे हैं चोलाज और पांड्याज, चोलाज हैं या पांड्याज हैं, और चेराज इधर है, चेराज। ठीक है, केरला में। और ये चोलाज और पांड्याज ये हैं तमिलनाडु में। तो इन्हें इनसे मिला के जो संगम लिटरेचर है यहीं पे बना था, तमिल लैंग्वेज में, तमिल वर्क में। और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक भी लिखी गई थी, पोइट्स थे काफ़ी सारे। तो तोलकापियम ने लिखी है। और इलांगो एडिगल थे जिन्होंने लिखी है शिल्पादिकरम, इलांगो एडिगल। तो शिल्पादिकरम लिखी है, शिल्पादिकरम। और एक थे कौन, सीतालाई सतनार ने लिखी है मणि मेखलाई, सीतालाई सतनार। तो मणि मेखलाई लिखी है इन्होंने, मणि मेखलाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी एसोसिएटेड है किससे, संगम लिटरेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कॉल्ड एज लोकनायक। तो किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता था। तो ये हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं हम। तो ये एडवोकेटेड फॉर स्वराज, सेल्फ रूल के लिए इन्होंने एडवोकेट किया। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई हैव सेल इट। तो ये आपको यह ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें कहा है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने कहा है इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लोकमान्य बोलते हैं इन्हें, टाइटल है इनका लोकमान्य, विच मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। और इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी जिनकी स्थापना की थी मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में, उसको लीड किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। IMA को आज़ाद हिंद फौज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 3 इंडियंस वर फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 हुज नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। लिस्ट में किसका नाम नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी का है, ममता बनर्जी है और आधार पुणेवाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। तो अमिताभ बच्चन का नाम इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CGL SSC CGL 2024 जो 18 सितंबर को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन था। तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे कर दिए हैं। ऐसे ही हम आने वाली शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस करेंगे, CGL के, CHSL के, MTS के, CPO के, CDS के, स्टेट PCS के, जितने भी PYQ तो हम घोट के पी जाएंगे बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। GS हम जो करेंगे वो PYQ के थ्रू करेंगे और बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हम क्लास में याद करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई, PYQ सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिए। और भाई आप हमसे जुड़े रहिए और इस सीरीज़ का मैं कहता हूँ आप फ़ायदा उठाइए, आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आई हुई चीज़ें हैं और जो आ सकती हैं उन पे ही मेरा फोकस है पूरा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, उसमें मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।